नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ हम तुम विद मेहदी। ये वो प्रोग्राम है जहां हम हर उस टॉपिक को आपके सामने लेके आते हैं जो आपके लिए अहम है, ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। हर वो सवाल और उस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश हम करते हैं जिनके तार आपकी ज़िंदगी से कनेक्टेड हैं। जी हाँ, आज भी जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत अहम और गंभीर टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक आपके देश के भविष्य के बारे में है। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का है। ये हम आपको बता दें कि अगर वक्त रहते हमने इस मुद्दे पर नज़र नहीं डाली तो हम उन देशों में शामिल नहीं हो पाएंगे जो विकसित कहलाते हैं। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुपोषण होता क्या है। What is malnutrition? अगर हम इसको सरल अंग्रेज़ी में जानने की कोशिश करें तो malnutrition is lack of sufficient nutrients in the body. So lack of sufficient nutrients in the body is malnutrition. यानी कि जब हमारी या आपकी बॉडी को एक लंबे समय तक बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार नहीं मिलता तो मैल न्यूट्रिशन की स्टेज आ जाती है। मैल न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवरवेट। आगे बढ़ने से पहले आइए हम ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 पे नज़र डालते हैं। इस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि भारत उन 88 देशों में से एक है जो 2025 तक वैश्विक पोषण यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन का अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगा। और चौंका देने वाली खबर ये है कि इंडोनेशिया, नाइजीरिया और भारत 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां स्टंटेड ग्रोथ को रोकने में बहुत डिस्पैरिटी है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैल न्यूट्रिशन की वजह क्या क्या है। मैल न्यूट्रिशन के कई कारण हो सकते हैं, मगर इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। हमारी नज़र में 3 प्रमुख कारण इसके हैं: गरीबी, जेंडर बायस और लैक ऑफ एजुकेशन। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये 3 प्रमुख कारण क्यों हैं। देखिए, गरीबी के केस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको खाने को बैलेंस डाइट नहीं मिलती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास ज़रिए नहीं हैं कि वो बैलेंस डाइट खा सकें। मगर वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी नासमझी की वजह से अपने बच्चों को बैलेंस डाइट नहीं दे पाते। मिसाल के तौर पे एक आदमी जिसकी आमदनी ज़्यादा नहीं है, अगर वो 10 बच्चों को खाना खिलाना उसे पड़े तो आप हमें बताइए कि वो 10 बच्चों को कम पैसों में बैलेंस डाइट कैसे खिला सकता है। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ भी ध्यान दें। दूसरा प्रमुख कारण जो हमारी नज़र में है वो जेंडर बायस का है। जेंडर बायस के केस में आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाते हैं। मान लीजिए एक माँ अपने लड़के को दूध और मलाई खिलाती है और अपनी बच्चियों को वो डबल रोटी थमा देती है। तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये नहीं होना चाहिए, मगर अफसोस की बात है कि ये भी होता है। तीसरी अहम वजह जो हमारी नज़र में है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को आगाह करा सकें, ये बता सकें कि बैलेंस डाइट क्या होती है और बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं एक मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट से कि बैलेंस डाइट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्यागी। आज आपसे माल न्यूट्रिशंस के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। माल न्यूट्रिशंस जिसका अर्थ है कुपोषण, जो कि सही मात्रा में
प्रॉपर भोजन या प्रॉपर मील्स ना मिलने की वजह से होता है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। आहार अगर संतुलित नहीं है तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। खास तौर से ये देखा गया था कि ग्रामीण इलाकों के बच्चों में यह अधिक पाया जाता है, लेकिन यह उन बच्चों में भी पाया जाता है जो सब प्रकार से समृद्ध हैं। इसका कारण ये है कि सही ज्ञान ना होना, भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का ज्ञान ना होना, सही समय पर क्या देना चाहिए इसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आजकल सरकार ने भी बहुत ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चे हैं वो कुपोषित ना हो, उन्हें सही जानकारियाँ दी जा रही हैं और प्रॉपर वो सुविधाएं दी जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो इस चीज़ में हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की डाइट का तो ध्यान हमें रखना ही चाहिए, साथ ही हमें प्रेग्नेंट वुमेन्स की डाइट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें अपना संतुलित आहार सही मात्रा में उनको लेना चाहिए। दूध, दही, हरी सब्जियां, दालें सही समय पर सही टाइम पर लेना चाहिए। प्रॉपर चेकअप कराते रहना चाहिए। पानी का सेवन बहुत अच्छा करना चाहिए। सही आप गाइडेंस में चलते रहेंगे और प्रॉपर मील्स लेंगे, कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, मिनरल्स सही समय पर आप लेते रहेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। साथ ही बच्चों में इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चों को माँ का दूध ज़रूर मिले। माँ के दूध के साथ साथ वो 6 महीने के जब बच्चा हो जाए तो वह ऊपरी चीज़ भी उसको खिलाई जानी आवश्यक है। बच्चों को धीरे धीरे जैसे वो ग्रोइंग एज में आए तो सही प्रॉपर खनिज लवण भी उनको मिलने चाहिए। अनाज और हरी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स जो भी हैं वो सब बच्चों को खिलाते रहना चाहिए। बाहर की चीज़ों का परहेज करना चाहिए और बच्चों को भी पानी का सेवन खूब कराएं। पानी जितना पिएंगे उतना उनका पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। पाचन क्रिया अच्छी रहेगी तो भूख भी खुल के लगेगी और खाना वो अच्छी तरह से खाएंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा। आमतौर पे जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास में कमी आ जाती है और बहुत सारी इस तरह की समस्याओं से वो प्रभावित होते हैं। तो सही मायने में हमें अपनी डाइट को बैलेंस करना चाहिए। बच्चों को हमें बाहर का खाना कम से कम खाकर घर का ही भोजन उन्हें कराएं। उचित मात्रा में सभी प्रकार की चीज़ें उनकी डाइट में, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, दालें, प्रोटीन्स, विटामिन सभी प्रॉपर होना चाहिए। दूध पिलाएं बच्चों को, अंडा भी खिलाएं और उनके खाने में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। माँओं का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी डाइट में सभी प्रकार की चीज़ें होनी आवश्यक हैं। इन सब खाने पीने की चीज़ों का ज्ञान होने के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि शारीरिक गतिविधियाँ बहुत ज़रूरी हैं। शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। पोस्ट नेटल और प्री नेटल एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय और डिलीवरी के बाद करनी चाहिए। उनसे महिलाएं स्वस्थ रहती हैं और बच्चों के विकास में यह बहुत सहायक होता है। माँ स्वस्थ है तो बच्चा भी स्वस्थ है। साथ ही बच्चों को भी शारीरिक गतिविधियाँ करते रहनी चाहिए जिससे उनकी पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। तो सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। सभी प्रकार की मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी चीज़ें आपकी डाइट में, बच्चों की डाइट में होनी चाहिए और पानी का सेवन बहुत करें। शारीरिक गतिविधियाँ, व्यायाम, एक्सरसाइजेस प्रॉपर वे में करें तो इन सब परेशानियों से जूझने में हमें आसानी होगी। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आइए ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के कुछ स्टैटिस्टिक्स की तरफ हम नज़र डालते हैं। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत में हर 2 गर्भवती महिलाओं में से 1 महिला एनीमिक होती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में करीब 149 मिलियन अंडर डेवलप्ड हैं, 49.5 मिलियन वीक हैं और 40.1 मिलियन ओवरवेट वज़न के हैं। वहीं 77.6 मिलियन बच्चे ओबीज हैं और तो और अधिक वज़न या मोटापे की दर महिलाओं में 20.7 और पुरुषों में 18.9% तक पहुंच जाती है। इसी वजह से भारत कुपोषण के दोहरे बोझ का सामना कर रहा है। ये बता दें हम आपको कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट पहली बार 2014 में आई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 में
कुछ पॉइंट्स ऐसे भी बताए गए हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं, जिसमें कि एक ये है कि दुनिया के 1/3 नौजवानों की पॉपुलेशन ऐसी है जो पिछले 2 दशकों में मोटापे का शिकार हुई है। और इसकी अहम वजह ये बताई जा रही है कि पौष्टिक खाने पीने का सामग्री गरीब देशों में बहुत महंगी है। दूसरी अहम बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान और बचपन में कम खाना कुपोषण का प्रमुख कारण है। ये हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और तीसरी बात ये कि सबसे गरीब घरों, ग्रामीण क्षेत्रों और कम पढ़ी लिखी माँ के बच्चों के लिए न्यूनतम आहार विविधता यानी मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी की दरों में काफ़ी असमानता है। हमें ये सब चीज़ें दूर करना है ताकि हम देश के भविष्य को उज्जवल बना सकें। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने देश के भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को हम कुपोषण से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपने फूड सिस्टम से उन खानों को हटा देना होगा जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, और हमें अपने खाने में हर वो चीज़ शामिल करनी होगी जो न्यूट्रिशियस है और हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये आपको बता दें कि कुपोषण बीमारी और मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस डाइट लेने के बारे में सोचें और हम अपने बच्चों को बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट जब हम कहते हैं तो उसमें फल, सब्ज़ी, दूध, नट्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ना कि पिज़्ज़ा और बर्गर हो। वैसे तो देखिए पिज़्ज़ा और बर्गर हर बच्चे को पसंद होता है, मगर ये आपको पता होना चाहिए कि पिज़्ज़ा और बर्गर खा के आपके बच्चों को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होता जो आपके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दूसरी अहम बात कुपोषण से बाहर निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल डोनर कम्युनिटी को सामने आना होगा और हर उस सरकार की मदद करनी होगी जिन सरकारों के पास संसाधनों की कमी है। अगर ये हो पाया तो हम कुपोषण से बाहर अवश्य आ सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि अगर गवर्नमेंट, बिजनेसेस और सिविल सोसाइटी साथ मिलके कुपोषण दूर करने के लिए मुहिम चलाएं तो ये ज़रूर कामयाब होगी। हमें एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में उन चीज़ों के उत्पादनों पे ध्यान केंद्रित करना होगा जो न्यूट्रिशियस फूड हैं, जैसे नट्स, फ्रूट्स, सब्जियां, बजाय इसके कि हम खाली अपना ध्यान केंद्रित करें गेहूं, मक्का और चावल के उत्पादन पे। तो एंड में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, उसे सुधारना है, तो आप अपने बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखें। उन्हें हर वो खाना खिलाएं जो उनके लिए न्यूट्रिशियस है, उनके लिए फ़ायदेमंद है। उस खाने से उन्हें दूर रखें, उन चीज़ों से उन्हें दूर रखें जो खाने के नाम पे सिर्फ जंक प्रोवाइड करता है। अगर आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया, ये गंभीर मुद्दा अगर आपको अच्छा लगा, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगा एक गंभीर टॉपिक के साथ, एक गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।